नमस्कार। कहानियाँ नीलम की चैनल में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अरे, चूल्हे में जाए तुम्हारे बाबूजी और ताऊ जी की सेवा सत्कार। शादी मैंने एक बाप के बेटे से की थी, पर यहाँ तो दो दो बूढ़ों की सेवा करनी पड़ रही है। आपके बाबूजी क्या कम थे जो आपके ताऊ जी गाँव से आकर यहाँ जम गए। अरे बेटा बेटी हैं, जाएं उनके पास। मैंने उनका कोई ठेका नहीं ले रखा है। एहसान होगा आपके बाप पर, मुझ पर नहीं। कह दो अपने बाप से, भरत बने जो फिरते हैं, नहीं तो उनका बोरिया बिस्तर भी घर से बाहर फेंक दूंगी। जल्द से जल्द अपने ताऊ को विदा करो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। गीता अपने पति सुरेश से बोली। सुरेश बोला, सच में ताऊ जी ने एहसान तो बाऊजी पर किया, मैं उसका भुगतान क्यों करूं? मानता हूं कमाते थे तो हमारे लिए खर्चा भेजते थे। ताऊ जी ने अपनी ज़मीन कम दामों में हमें दे दी थी, तो क्या एहसान किया? ठहर जाओ, मैं अभी पिताजी से कहता हूँ। जैसे ही सुरेश बाहर निकलने लगा, नारायण बाबू वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने सब सुन लिया है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं अब सब समझ गया हूँ कि मैं अपने बड़े भाई की सेवा नहीं कर सकता। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगा। इतना कहकर वह उदास मन से वहाँ से चले गए। बहुत सोच विचार करने के बाद नारायण बाबू ने नैना भतीजी को फ़ोन किया। नैना, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, आकर देख जाओ। मेरी भी अब उम्र हो रही है और हो सके तो उन्हें अपने साथ ले जाओ। मेरी भी अब उम्र हो रही है। बेटा, घर गृहस्थी तुम्हारे भाई और भाभी संभालते हैं। तुम्हारी चाची के जाने के बाद इस घर में मेरी कितनी चलती है, ये तुम अच्छे से समझ सकती हो। भाई साहब की देखभाल करना अब हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अब अपनी जिम्मेदारी संभाल लो और मुझे माफ़ करो। नैना बोली, क्या बात है चाचा जी, ऐसा क्या हो गया कि बाबूजी को आप वहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं? आप जानते हैं कि उनके प्राण उसी गांव में बसते हैं। माँ के जाने के बाद बाबूजी ने गांव में रहने का फैसला किया था और खेतीबाड़ी, घर, सब कुछ आप तो आज तक देखते हैं। मैं और राजीव भाई तो कुछ जानते भी नहीं, इसलिए कभी हमने दखल अंदाजी भी नहीं की। फिर क्या बात हो गई? नैना के पिता नरेंद्र बाबू और नारायण बाबू दोनों भाई हैं। नरेंद्र बाबू नौकरी करते थे। दोनों बच्चों के विवाह के 2 साल बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो वह बच्चों के पास ना रहकर अपने गांव के घर में रहने लगे, जहां पर उनकी काफ़ी संपत्ति थी। पिता के घर खाने पीने का ख्याल सारा चाचा और उसके परिवार वाले रखते थे, इसलिए नैना और राजीव कभी दखल अंदाजी भी नहीं करते थे। खेतीबाड़ी से जो आता नारायण बाबू के खाते में जाता। यहाँ तक कि नरेंद्र बाबू ने कहने पर 6 महीने पहले ही उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन भी नारायण बाबू के नाम पर कर दी थी, ताकि उनकी देखभाल में उनके पैसे खर्च ना हों। नैना का भाई राजीव एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और नैना के पति एक मशहूर डॉक्टर थे। भाई राजीव की पत्नी रेनू एक उच्च वर्गीय परिवार से आई थी, जो अपनी ही दुनिया में रहती थी। उसे ना तो किसी का हस्तक्षेप पसंद था और ना ही पचड़ों में वह पड़ना चाहती थी। 1 घंटे बाद नैना ने राजीव को फ़ोन किया और सारी घटना बताई। राजीव बोला, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। नैना बोली, फुर्सत तो निकालनी होगी और हमें कल सुबह ही निकलना होगा, क्योंकि चाचा जी ने दबाव देकर कहा है कि आकर अपने पिताजी को देख जाओ। आखिरकार राजीव को बहुत मुश्किल से मनाना पड़ा। अगली सुबह दोनों भाई बहन निकले। रास्ते में राजीव को परेशान देखकर नैना बोली, परेशान मत हो, एक बार डॉक्टर से उन्हें दिखा देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तब राजीव बोला, सब कुछ ठीक तो चल रहा था, एकदम पता नहीं
क्या हो गया? अगर कुछ साल और वह लोग देखभाल कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? अपनी ज़मीन कितने कम दामों में हमने उन्हें दे दी, यही सोचकर कि वो लोग बाबूजी का ख्याल रखेंगे। अपना मतलब निकल गया तो हो गए रिश्ते खत्म। नैना बोली, छोड़ो ना, पुरानी बातों को करने से क्या फ़ायदा? हो सकता है शायद बाबूजी आखिरी वक्त में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते होंगे। राजीव उत्तेजित होकर बोला, आपके लिए कहना आसान होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे जीजा जी के पास तो बहुत पैसे हैं, अगर ऐसी नौबत आएगी तो अपने पास ही रख लेना बाबूजी को। आप तो रेनू के स्वभाव को जानते ही हैं, उसने तो साफ साफ मना कर दिया है, और 3 कमरों के घर में उन्हें कहाँ रखूँगा? वैसे बाबूजी ने जितना मुझ पर खर्चा किया उतना आप पर भी किया है। नैना मुस्कुराकर बोली, अरे भैया, तुम भूल रहे हो, जब बाबूजी को रिटायरमेंट से जो पैसे मिले थे वो सारे पैसे हम दोनों को आधा आधा दिया था। उस वक्त तुमने खुशी से कहा था कि बाबूजी जब भी कोई दिक्कत होगी याद कर लेना। अभी हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, छोटे से घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर मैंने भी अपने हिस्से के पैसे भी तुम्हें दे दिए, याद है ना कि भूल गए राजीव भैया? तो राजीव ने गुस्से में मुंह घुमा लिया। तो नैना बोली, अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं घुमा सकते तुम। मैं तो कम से कम साल में एक बार गांव चली जाती थी, तुम तो कभी झांकने तक नहीं गए। तुम चिंता मत करो, ऐसी परिस्थिति आई तो मैं उन्हें अपने साथ रख लूँगी। नैना मन ही मन सोच रही थी कि उसके पति इतने बड़े डॉक्टर हैं, दुनिया का इलाज करते हैं, क्या बूढ़े ससुर को सहारा नहीं दे सकते? सफ़र ख़त्म हुआ, वह गांव पहुँचे। नरेंद्र बाबू को देखकर नैना की आंखें भर आई। जो कि हट्टे कट्टे नरेंद्र बाबू थे, सूखकर कांटा हो गए थे। नैना पिता के गले लगकर बोली, बाबूजी, 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपकी हालत इतनी ख़राब हो गई? पहले फ़ोन करवा देते तो मैं चली आती। पिता थरथराती आवाज़ में बोले, तुम दोनों का अपना जीवन है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। फिर बड़े शहर में परेशानियां भी कम नहीं होती हैं, पर अब शायद मैं इन लोगों के लिए बोझ बन गया हूँ। पिता को आश्वासन दिया और अगली सुबह उन्हें लेकर वापस निकल गई। अगले दिन नैना अपने पति सागर को बोली, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, आप यहाँ थे नहीं तो मैं गांव जाकर उन्हें ले आई। सागर अचानक गुस्से में बोला, यहाँ ले आई? क्या मतलब है? तुमने मुझसे एक बार पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। इतना बड़ा घर मैंने खुद के लिए बनवाया है और तुम्हारे पिताजी की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई पर है। जब पैसे लेने की बात आई थी तो कैसे नाटक करते हुए राजीव ने पैसे ले लिए थे, और तुमने भी दानवीर करण बनकर उसे अपने सारे पैसे दे दिए थे। मैं पैसे अपने और अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, दान देने के लिए नहीं। सागर के इस रूप को देखकर नैना हैरान थी। जो इंसान अनजान की सेवा और इलाज करता है, उनके मन में उसके घर में अपने ससुर के लिए भी जगह नहीं थी। सागर जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था। नैना हाथ जोड़कर बोली, जरा धीरे बोलिए, अगर बाबूजी ने सुन लिया तो वो जीते जी मर जाएंगे, आखिर उनका भी सम्मान है। सागर बोला, अगर सम्मान है तो बेटे के घर जाकर क्यों नहीं रहते? यहाँ क्यों? बेटे के घर क्यों नहीं चले गए? तुम कमाती नहीं हो, मेरी कमाई पर रहती हो, तो निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं। इतना कहकर सागर वहाँ से उठकर चला गया। नैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पति की इतनी इज्जत करती है, आज वही अपने ससुर को घर रखने के लिए राजी नहीं है। वह लोगों की सेवा तो करता है, आज उसकी नज़रों में गिर गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने अपने भाई और पति पर इतना भरोसा किया ही क्यों? आखिर उसने अपने सारे पैसे अपने
भाई को क्यों दे दिए? और बच्चों के जन्म के समय सागर ने भी कहा था कि तुम आराम से घर में रहो, अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं पूरी करूँगा। गलती की थी मैंने, अपने पति की बात पर भरोसा कर लिया था उस टाइम। पूरी रात इसी उधेड़-बुन में थी कि किससे मदद मांगे वह। उसके अकाउंट में पैसे तो थे, परंतु बिना पति की इजाज़त के वह खर्च नहीं कर सकती थी। एक बार उसने सोचा कि अपने भाई को बोले कि जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे मुझे वापस कर दो। यही सोचते सोचते वह बैठी बैठी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन नौकरों के साथ मिलकर सबके लिए नाश्ता बनाया। सागर नाश्ता करके बिना बताए चला गया। नैना मुस्कुराते हुए अपने बाबूजी के लिए नाश्ता लेकर गई। वह देखकर हैरान थी कि नरेंद्र बाबू अपना सामान समेट रहे थे। नैना बोली, बाबूजी आप सामान क्यों समेट रहे हैं? कल ही तो आप आए हैं। तो नरेंद्र बाबू बोले, बेटा मेरी वजह से अपनी गृहस्थी को खराब मत करो। मैं कब तक हूँ नहीं हूँ कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने एक वृद्ध आश्रम में बात की है। वह लोग मुझे वहाँ रखने के लिए तैयार हैं। बस मेरे लिए इतना करो कि मुझे वहाँ पहुँचा दो। मैं यहाँ का रास्ता भी नहीं जानता हूँ। अपने पिता के पास बैठकर फूट फूट कर नैना रोने लगी और बोली, बाबूजी हम लड़कियों को ये सब क्यों देखना पड़ता है? मैं आपसे नज़रें भी नहीं मिला पाऊँगी। ऊपर जाऊँगी तो माँ को क्या जवाब दूँगी? आखिर नैना कहती भी क्या। उसने टैक्सी बुलाई और पिता को वहाँ तक छोड़ आई। बाबू नैना से बोले, बेटा परेशान मत हो, कई बार परिस्थिति हमारे बस में नहीं होती है। यह मेरे जैसे कितने लोग होंगे, जैसे तैसे मैं अपना समय निकाल लूँगा। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। इतना कहते हुए उसके पिता चुपचाप लड़खड़ाते कदमों से किसी और का सहारा लेकर वृद्ध आश्रम के अंदर चले गए। नैना अंदर ही अंदर रो रही थी, मानो वह उनको आखिरी बार देख रही हो। तो राजीव ने एक बार नैना को फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि बाबूजी कैसे हैं। नैना चुपचाप 3 दिन तक रोती नहीं, ना ठीक से खाती, ना ठीक से किसी से बात करती। और इन सब बातों से सागर को भी कोई दिक्कत या कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नैना वृद्ध आश्रम फ़ोन करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। वह अंदर ही अंदर कितनी ग्लानि महसूस कर रही थी कि बेटी इतनी मजबूर हो जाती है कि अपने पिता को सहारा भी नहीं दे पाती है। जो पति आज पिता के लिए नहीं है, क्या कल वो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए कुछ कर पाएगा? यही बातों को, इन्हीं सवालों को सोच सोच कर नैना परेशान हो रही थी। चौथे दिन करीब 11 बजे वृद्ध आश्रम से फ़ोन आया कि नरेंद्र बाबू इस दुनिया में नहीं रहे। नैना को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने सोचा कि सागर रात से पहले घर नहीं आएंगे और बच्चे दोपहर तक आएंगे। उसने नौकरों से कह दिया और वह पिता के अंतिम संस्कार के लिए वृद्ध आश्रम की ओर चली गई। रास्ते में नैना के आंसू रुक नहीं रहे थे, वह रोए ही जा रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि राजीव ने बाबूजी को 2 दिन अपने पास रख लिया होता तो उनकी मृत्यु भी नहीं होती। काश सागर मरीज समझकर ही बाबूजी को अपने घर में सहारा दे देता तो उसके पैसे कम नहीं होते और आज मैं अनाथ नहीं होती। जैसे ही नैना वहाँ वृद्ध आश्रम पहुँची तो आश्रम के मैनेजर ने कहा कि उनकी लिस्ट में बेटा, बहू, बेटी, दामाद सब हैं। फिर आप अकेले कैसे आई? इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तब नैना बोली कि आत्मा को शांति तो उन्हें 3 दिन पहले ही मिल गई थी। उन्हें ये समझ में आ गया था कि दुनिया में रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं, जाते समय कोई नहीं होता। परमात्मा से इतनी विनती जरूर करूँगी कि उनके जैसे बच्चे भगवान किसी को ना दे। मैं इनकी बेटी हूँ और इनका कोई नहीं। आपको जो करना है मुझसे कहिए, मैं करूँगी। तभी मैनेजर ने
एक लिफाफा दिया जिसमें नरेंद्र बाबू ने लिखा, बेटा, इस दुनिया में जब तक अपने बल पर हो तभी तक कोई तुम्हें पूछता है। मैं चाहता हूँ एक बार फिर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जीते जी मैंने अपनी बेटी को इज्जत से जीना सिखाया है, तो मरने के बाद से किसी के भरोसे तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ। मेरे बचे हुए पैसे और गांव के घर को बेचकर तुम अपने लिए कुछ करो ताकि अपने फैसले खुद ले सको। इस संपत्ति में तुम्हारे भाई का कोई हिस्सा नहीं होगा। खुश रहो मेरी बच्ची। पिता के एक एक शब्द ने नैना के अंदर हौसला भर दिया था। राजीव और सागर को अपने पिता की मौत की खबर दे दी थी उसने, परंतु उसने पिता का दाह संस्कार खुद किया और राजीव को इन सब से बेदखल कर दिया, क्योंकि उसने पिता के अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया था। कुछ समय बाद अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसने गांव का मकान अच्छे दामों में बेच दिया। फिर शहर में एक छोटा सा घर लेकर उसमें अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगी। सागर से उसने तलाक ले लिया। जब सागर ने उनसे माफ़ी मांगी तो नैना बोली, मेरे पिता को लौटा दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तो उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए, अपने बच्चों के साथ रहने लगी और अपना काम शुरू किया। अब वह एक आत्मनिर्भर नारी थी जिसे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत ही नहीं थी। उधर कुछ दिनों बाद उसका भाई भी गिड़गिड़ाता हुआ नैना के आगे मदद की गुहार लगाने आया कि वे बर्बाद हो गया है, पाई पाई के लिए मोहताज हो गया है। लेकिन नैना ने अपने भाई को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। दोनों पति पत्नी वहाँ से मुंह लटका कर चले गए। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि हर बार पत्नी और बेटी को ही परीक्षा देनी पड़ती है? क्या विदाई के बाद बेटी अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? क्या एक लड़की शादी के बाद जहाँ सास ससुर और उसके पूरे परिवार की देखभाल कर सकती है, तो अपने पिता की देखभाल क्यों नहीं कर सकती? ज़्यादा माल पर क्या सिर्फ ससुराल वालों का ही हक होता है? लड़की का कोई हक नहीं होता? इनके लिए हम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए छोटे छोटे फैसले तो हम खुद ले सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।